बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। लॉकडाउन में ट्रेन को लेकर एक बड़ी खबर हम आपको दे दें कि रेल मंत्रालय ने 12 मई से शुरू करने जा रही है अपनी यात्री ट्रेनें। आपको बता रहे 12 मई से दिल्ली से 15 शहरों के लिए ये ट्रेनें चलेंगी। 12 मई से इनकी शुरुआत हो जाएगी। दिल्ली से मुंबई, पटना, जम्मू, रांची के लिए ट्रेनें चलेंगी और मुख्य स्टेशनों पर ही रुकेंगी। आपको बता दें ट्रेनों के लिए कल से बुकिंग शुरू हो जाएगी और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर कल शाम 4 बजे से बुकिंग शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर में ट्रेन की टाइम टेबल भी जारी होगी। सिर्फ एसी कोच वाली ट्रेनें चलेंगी। सूत्रों के हवाले से खबर है जनरल बोगी वाली ट्रेनें नहीं चलेंगी। ट्रेन की नई टाइम टेबल जारी होगी। लिमिटेड स्टॉपेज होंगे। मजदूरों के लिए श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनें चलती रहेंगी। यात्रियों को मास्क लगाना जरूरी होगा। स्टेशन पर स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। कल शाम 4 बजे से ऑनलाइन रिजर्वेशन कंफर्म टिकट वाले यात्री ही कर सकेंगे सफर। एग्जीक्यूटिव एडिटर दिग्विजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिग्विजय जी, अगर देखें कल से ये ट्रेनों का ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगी। 12 मई से ट्रेनें चलना शुरू कर देंगी। ये कितनी बड़ी राहत और कितनी बड़ी आफत मानकर चलें? देखिए, दोनों ही हैं, राहत भी है और आफत भी है। क्योंकि राहत इसलिए है क्योंकि वो क्लास जो कि एक निचले तबके में नहीं आता, गरीबी की रेखा के नीचे नहीं आता, उसको भी बहुत से जरूरी काम हो सकते हैं। जो दूसरे शहरों में फंसे हुए हैं, उनके जो है रुके हुए हैं काम, और काफी लंबा अरसा बीत गया है। करीब 21 मार्च से ट्रेनें नहीं चल रही हैं, तो तब से कई लोग कई जगह पे फंसे हुए हैं जिनको आने जाने की सहूलियत नहीं मिल पा रही है। तो उनके लिए थोड़ी राहत है, काम हो जाएगा। एसी कोचें ही चलेंगी जो है, तो इसलिए भी थोड़ा भीड़ कम होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखा जा सकता है, तो कुछ हद तक कह सकते हैं राहत है। हाँ, बिल्कुल। और दिग्विजय जी, कहीं ना कहीं ये अगर जिस तरीके के सूत्र बता रहे हैं कि एसी कोचेस वाली ट्रेनें ही चलेंगी, कहीं ना कहीं सरकार भी डायरेक्ट तौर पर ही उन्हीं लोगों को एक राहत देने की कोशिश कर रही है जो लोग गरीब वर्ग में नहीं आ रहे, मजदूर वर्ग में नहीं आ रहे। तुषार, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर आप गरीबी की रेखा के नीचे नहीं है तो आपने कोई गुनाह नहीं कर दिया है कि आपको कोई सहूलियत आपके लिए मिले ही नहीं। ये एक सरकार को घेरने की एक कोशिश हो सकती है। कल हो सकता है कोई पॉलिटिकल दल इस पे कोई ट्वीट भी करे, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई मेहनत से पैसा कमा रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, तो उसका अधिकार भी है संसाधनों पे, वो भी सरकार से अपने लिए मांग सकता है। तो इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। हाँ, एसी कोचेस हैं तो जाहिर सी बात है जो इसको अफोर्ड कर सकता है, एक तो वही निकलेगा घर से। जो है कोई बहुत जरूरी काम होगा तभी निकलेगा। कंफर्म के टिकट होंगे, जितने बर्थ हैं उतने ही लोग रहेंगे, तो भीड़ भी बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। स्कैनिंग वगैरह की भी व्यवस्था की गई है। प्रिकॉशंस जितने अपनाए जा सकते हैं उतने तो हैं, लेकिन हाँ, घर से बाहर निकलते ही हर आदमी खतरे के दायरे में तो आ ही जाता है। चाहे वो मैं और आप हैं जो हम लोग एसेंशियल सर्विस में आते हैं और घर से बाहर निकल रहे हैं, तो हम आप भी खतरे में तो हैं ही। तो जब से आप घर से बाहर निकलते हैं तो खतरा तो है ही, तो आफत तो रहेगी। और जब जितनी ज्यादा सहूलतें मिलेंगी, जितनी ज्यादा छूट मिलेगी लॉकडाउन में, उतना ज्यादा खतरा, उतना ज्यादा आफत, तुषार, वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है और यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या अब 3,467 बताई जा रही है। कोरोना के एक्टिव केसेस 1735, अब तक 1653 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। तो यूपी में अब तक 79 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। यूपी में 102 नए कोरोना के मरीजों की पुष्टि हुई है और 72 जिलों में अब तक कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। तो आपको बता दें कि अब तक 79 कोरोना मरीजों की मौत भी बताई जा रही है। फिलहाल 3,400 के ऊपर ये केसेस अब तक सामने आ चुके हैं और आज भी अगर बात करें 102 केसेस सामने आए हैं। तो कोरोना की पुष्टि पिछले 24 घंटे में 102 मरीजों में हुई है। तो एक्टिव केसेस की अगर बात करें 1735 एक्टिव केसेस अभी हैं और लगातार कंट्रोल पाने की कोशिश सरकारों की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से की जा रही है। अगर देखा जाए तो लगातार कोरोना के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। एसके वाजपेयी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी, पिछले 24 घंटा का आंकड़ा क्या है और ये कितना सुधरता हुआ आंकड़े की तरफ देखा जाए? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम पकड़े, पिछले 24 घंटे में 102 नए केस पूरे उत्तर प्रदेश भर में सामने आए हैं, जिसमें एक जिले में वृद्धि भी हुई। अब उत्तर प्रदेश के 72 ऐसे जिले हैं जिसमें अब तक कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में अगर हम स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या देखें तो वो भी अच्छी है। 1653 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। 1735 मरीज अब तक विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है और 79 ऐसे मरीज हैं जिनकी अब तक कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर आंकड़े चौंकाने वाले हैं, खास तौर पर कुछ खास जिलों के लिए
जिसमें आगरा, कानपुर और मेरठ, फिरोजाबाद, सहारनपुर, लखनऊ ये वो जिले हैं जहां से लगातार केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। तो जहां सरकार बहुत सारे दिशा निर्देश, एडवाइजरी जारी कर रही है, लोगों से अपील कर रही है, तो निश्चित तौर पर लोगों को इसका पालन करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके की रियायतें उनकी सुविधा के लिए उनको दी गई हैं वो सशर्त है, और ये चीज लोगों को समझनी होगी और इन आंकड़ों के जरिए से ये सब बात समझनी होगी कि जहां ये 10 से 12 जिलों में था और बढ़ते बढ़ते आज उत्तर प्रदेश के 75 में से 72 जिलों तक इसका संक्रमण पहुंचा है, तो ऐसी स्थिति में सभी को सावधानी और गाइडलाइन का पालन करने की जरूरत है। बिल्कुल, और साथ ही साथ अगर देखा जाए, क्योंकि अब 72 जिलों तक पहुंच चुका है और ऐसे में ये कोरोना पेशेंट्स की अगर देखें, जैसे आगरा की बात कर लें, अगर हम बात करें मेरठ की बात कर लें, गौतम बुद्ध नगर की, ये बड़े स्टेशन हैं जहां पर कोरोना सबसे ज्यादा फैला हुआ है। क्या अभी तमाम रियायतें जैसे दी जा रही हैं, इसके साथ ही साथ अभी भारतीय रेल की तरफ से भी कहा गया कि 12 मई से रेलवे शुरू होगा, क्या ये सीधे तौर पर देखें कि आने वाले समय में इन जगहों पर सबसे ज्यादा नियंत्रण रखने की जरूरत होगी, क्योंकि रियायतें कहीं ना कहीं यहां पर कोरोना को फिर से एक बार भयावह रूप दे सकती हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें जिस तरीके से चाहे रेलवे की बात करें या लोगों को बस के जरिए दूसरे जगहों से लाने की बात करें, जो विदेश में लोग फंसे थे उनको भी एयर लिफ्ट कर लाया गया है, तो कहीं ना कहीं जो ये परेशानी थी लोगों की, लोग दूसरी जगह फंसे थे, लॉकडाउन के चलते नहीं वापस आ पा रहे थे, खाने और बाकी बहुत सारी चीजों की परेशानी लगातार हो रही थी, तो उन सारी चीजों को देखते हुए सरकार का प्रयास यही है कि लोगों को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाया जाए, उससे पहले उनको 14 दिन क्वारंटाइन किया जाए, उनका टेस्ट किया जाए, और निश्चित तौर पर अगर स्थितियां नहीं सुधरेंगी तो आने वाले समय में सख्ती हमको देखने को मिल सकती है, खासतौर पर उन जिले में जिनके आसपास से लगातार केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें लखनऊ की अगर हम बात करें तो पिछले अगर हम 15 दिनों का आंकड़ा देखें तो प्रतिदिन करीब 3 से 5 केस, 10 केस तक प्रतिदिन निकल कर आ रहे हैं। वही हाल कानपुर का है, आगरा का है। आगरा में अब तक अगर हम केसेस की बात करें तो 756 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। हालांकि 326 लोग इसमें डिस्चार्ज भी हुए हैं, लेकिन फिर भी यह संख्या उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों की अपेक्षा बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं, जो ये सिनेरियो है, निश्चित तौर पर लोगों को भी आगाह कर रहा है कि जो मास्क की अनिवार्यता है या उनको जो एडवाइजरी दी गई है सैनिटाइजेशन करने की, अपने खुद के हाथों को सैनिटाइज करने की, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की, वो कितनी जरूरी है, ये इन आंकड़ों के जरिए से लोगों तक संदेश जरूर जा रहा है और लोगों को ये जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो वहीं श्रमिक की मौत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख भी जताया है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में सड़क दुर्घटना में यूपी के श्रमिकों की मौत हुई और सीएम योगी आदित्यनाथ की अपील है कि पैदल, ट्रक या बाइक से यात्रा नहीं करें। सरकार प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित और शीघ्र वापसी का प्रबंध कर रही है। ऐसे में श्रमिक, कामगार, मजदूर अपने अपनी जगहों पर ही रुके, वहीं पर आपको ये सेवाएं पहुंचेंगी। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख भी जताया है, दुखी भी नजर आया जिस तरह से श्रमिकों की मौत हुई है। आपको बता दें, एक दुर्घटना में, सड़क दुर्घटना में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के अंदर ये दुर्घटना हुई थी और वहां पर श्रमिक की मौत हुई थी, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। तो अधिकारियों को नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से हुई सड़क दुर्घटना में काल कवलित हुए उत्तर प्रदेश के नागरिकों को पार्थिव शरीर उनके गृह जनपद पहुंचाकर परिजनों को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरी संवेदनाएं परिजनों के साथ हैं। अब खबर गोरखपुर से है, जो एक बड़ी खबर हम आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता उपेंद्र दत्त शुक्ल का निधन हो गया है। यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष थे उपेंद्र दत्त शुक्ल और गोरखपुर के पेनेशिया अस्पताल के अंदर उनका निधन हुआ। कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका निधन हुआ है। आपको बता दें, पूर्वांचल में एक बड़ा कद्दावर ब्राह्मण चेहरा बीजेपी के थे और आपको बता दें कि अपने शिक्षा के जीवन के साथ ही उन्होंने राजनीति का जीवन भी शुरू कर दिया था। कॉलेज की राजनीति से ही उन्होंने, उपेंद्र दत्त शुक्ला ने राजनीति की। बीजेपी में रहते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री उपेंद्र दत्त शुक्ला जी के आकस्मिक निधन से सीएम योगी आदित्यनाथ भी दुखी नजर आए। उन्होंने लिखा, मन व्यथित है। उन्होंने लिखा कि अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करते हुए आजीवन राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रति समर्पित भाव से उपेंद्र दत्त शुक्ला ने सदैव काम किया। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे।
योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह ट्वीट किया और उपेंद्र दत्त शुक्ल के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपेंद्र दत्त शुक्ल के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया। तो वही बिहार सरकार में ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार से हमारे संवाददाता पुष्कर प्रवीण ने खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं। बात करने के लिए है बिहार सरकार के ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार। सर, मनरेगा में हमने देखा कि काफी लोगों को रोजगार दिया गया बिहार सरकार की तरफ से, बहुत लोग मजदूर कार्य भी कर रहे हैं। जीविका सर, जीविका अभी किस तरह से कार्य कर रही है, क्योंकि ये भी आप ही की डिपार्टमेंट है। देखिए, कोरोना वायरस जब से अपना पैर पसार रहा है बिहार में, तब से लगातार जीविका की दीदियाँ घर में बैठ कर के काम कर रही हैं और मास्क का निर्माण करा रही है। 24 लाख मास्क का निर्माण उन्होंने कराया है। 2 करोड़ 30 लाख रुपए का लगभग व्यापार उन्होंने किया है और 1 करोड़ 65 लाख रुपए उनके खाते में गया है, यानी उनसे उनको पैसा मिल गया है। और लगभग 5 से 6 हज़ार हर दिन मास्क का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे विकट परिस्थिति में जिनके सामने 2 जून की रोटी की समस्या थी, वो 2 जून की रोटी का भी इंतजाम कर रहे हैं और कोरोना को पराजित करने में पूरी क्षमता का उपयोग भी कर रहे हैं। और सिर्फ अपना भरण पोषण का काम जीविका की दीदियाँ नहीं कर रही है, बल्कि लोगों को ये वर्ण भी कर रही है, लोगों को बता भी रही है, लोगों को जागरूक भी कर रही है और कोरोना को पराजित करने में सब लोग लगे हुए हैं। तो मैं अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपको अपने मन से प्यार है, अगर आपको लोगों से प्यार है, अपने बच्चों से प्यार है, तो निश्चित रूप से कोरोना को पराजित करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क का प्रयोग करें। और जो चिकित्सक हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जो इस काम में लगे हैं, उनका आदर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। कोरोना पराजित होगा, बिहार और भारत जीतेगा। तो आपने सुना कि बिहार सरकार के मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि काफी बड़े संख्या में 24 लाख, जो कि काफी बड़ी संख्या मानी जाएगी, 24 लाख की संख्या में मास्क जीविका के द्वारा तैयार कर लिया गया है। और साथ ही बिहार सरकार के मंत्री ने लोगों से अपील की है कि कोरोना को हराने के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएं और भारत सरकार, बिहार सरकार के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें। कैमरामैन रवि रंजन कुमार के साथ पुष्कर प्रवीण, न्यूज़ 1 इंडिया से। तो वहीं रोहतास जिले के अंदर देश के विभिन्न भागों से घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों को जहां जहां क्वारंटाइन किया जा रहा है, वहां उन लोगों के लिए खाने पीने की दिक्कतें सामने आ रही हैं। ऐसे में रोहतास जिले के अंदर भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। क्वारंटाइन सेंटर के मजदूरों का कहना है कि उन्हें खटिया खाना दिया जा रहा है। श्रमिकों की शिकायत है कि वो लोग घर के पास अपने गृह जिले तो आ गए हैं, लेकिन इसकी उन्हें संतुष्टि है, लेकिन समय से ना तो खाना मिल पा रहा है, ना ही पानी की व्यवस्था बेहतर है। रोहतास जिले के डालमिया नगर स्थित हाई स्कूल में क्वारंटाइन किए गए लोगों का कहना है कि शौचालय भी हैं तो सिर्फ एक। ऐसे में उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरों ने कहा कि बहुत फोन करने पर खाना भेजा भी जाता है तो खाने लायक नहीं होता। खाने और पानी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। मैं कल रात में ही आया तो यहाँ जो सब्जी हमें और रोटी मिली थी, जिसमें सब्जी पूरी खट्टी थी, जिसकी वजह से आप जाके डस्टबिन में भी वहाँ देख सकते हैं, कूड़ेदान में, कि सारा खाना लोग उसमें डाल दे रहे हैं। अगर मान लीजिए सर कि अगर हम लोग नहीं खा रहे हैं, घर बगल में है, फिर भी कॉलोनी के लोग उसको मतलब इग्नोर कर रहे हैं कि वहाँ नहीं जाना है। हम लोग भी सरकार की तरफ से ये चाहते हैं कि नहीं भाई, सरकार हमारे लिए ही कर रही है, लेकिन ये। और इस वक्त एक आपको बड़ी खबर दे दे, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एम्स में भर्ती हुए हैं। रात 8:45 पर एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया। सीने में तकलीफ के बाद एम्स में भर्ती कराए गए। इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एम्स में भर्ती कराए गए हैं। सीने में उनको तकलीफ हुई है, सीने में दर्द की शिकायत की जा रही थी और उसी के बाद उन्हें 8:45 पे एम्स में भर्ती कराया गया है। फिलहाल मनमोहन सिंह एम्स में भर्ती कराए गए। सीने में तकलीफ के बाद एम्स में भर्ती कराए गए हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, एम्स से आ रही है खबर, जहां पर मनमोहन सिंह को भर्ती कराया गया है। फिलहाल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भर्ती कराए गए हैं। एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया। 8:45 पर उन्हें भर्ती कराया गया। सीने में तकलीफ के बाद एम्स में भर्ती हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एम्स में भर्ती कराए गए।
इस वक्त का एक बड़ा अपडेट और बड़ी जानकारी हम आपको दे दें कि रात 8:45 पर एम्स में भर्ती कराए गए और सीने में तकलीफ बताई जा रही है कि सीने में तकलीफ होने के चलते एम्स में भर्ती कराए गए हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उन्नाव में आग की लपटों का तांडव देखा गया। अजीवन थाना क्षेत्र में स्थित जमलापुर गांव में आग लगी। तेज आंधी में अज्ञात कारणों से आग लगी है। आंधी तेज होने के कारण आग ने विकराल रूप धर लिया और कई घर आग की चपेट में आ गए हैं। मौके पर पहुंची आजीवन थाना पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर आग पर काबू पाया। फिलहाल आग से लगभग 4 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। तो कई घरों को अपनी चपेट में आग ने लिया है। आपको बता रहे आंधी की वजह से तेज हवाएं चल रही थी। तेज हवाओं की वजह से तेजी से आग ने अपनी चपेट में कई घरों को लिया है। फिलहाल आग से लगभग 4 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है इन तमाम घरों का। तो उन्नाव के जमलापुर गांव के अंदर आग लगी। आग से लगभग 4 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। फिलहाल कई घरों में ही आग लगी थी। तो वहीं रायबरेली में भी आग का तांडव देखा गया। अचानक चली आंधी के दौरान लगी भीषण आग। आग से झोपड़े, गुमटी की दुकान और कूड़े के ढेर में आग लगी है। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटा है। बछरावा कोतवाली क्षेत्र के कस्बा स्थित नहर कोठी के पास की यह घटना है। तो आग से झोपड़ी, गुमटी की दुकान ये सब जलकर राख हो गया। आपको बता रहे रायबरेली के अंदर ही आग लगी थी। अचानक चली आंधी के दौरान भीषण आग लगी। तो आग से झोपड़ी, गुमटी की दुकान और तमाम आसपास मौजूद दुकानों में आग लगी और तेजी से यह आग फैली है रायबरेली के अंदर। फिलहाल रायबरेली में आग का तांडव देखा गया। आग से झोपड़ी, गुमटी की दुकान और कूड़े के ढेर में आग लगी थी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तो रायबरेली में आग ने तांडव मचाया। अचानक चली आंधी के दौरान भीषण आग लगी और आपको बता दें रायबरेली में आग का तांडव तब देखने को मिला जब आंधी आ रही थी और तेजी से यह आग फैली। तो रायबरेली में आग का तांडव देखने को मिला और गुमटी की दुकान, एक झोपड़ी और कूड़े के ढेर में आग लगी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर नियंत्रण पाया। तो वहीं भरतपुर के मथुरा जिले के रारहर बॉर्डर से होकर बिना रजिस्ट्रेशन के जा रहे प्रवासी मजदूरों को यूपी पुलिस से रोकने से चल रही तनातनी रविवार को विवाद में बदल गई। यूपी के जाजम पट्टी चौकी की ओर से लगी बैरिकेड्स को भरतपुर के उद्योगनगर पुलिस द्वारा हटा देने से दोनों जिलों की पुलिस आमने सामने आ गई। इस बीच मथुरा के मगोर्रा थाना प्रभारी और भरतपुर के उद्योगनगर थाना प्रभारी के बीच कहासुनी हो गई। बात आपस में सफाई तक जा पहुंची। विवाद बढ़ने पर यूपी पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उद्योगनगर थाना अधिकारी के व्यवहार को लेकर नाराजगी जताई। इस बीच दोनों जगहों की पुलिस का स्थानीय ग्रामीणों ने साथ दिया और ग्रामीणों ने भी अपनी अपनी पुलिस के साथ एक दूसरे के खिलाफ हुटिंग की, जिससे विवाद और बढ़ गया। बॉर्डर पर तनाव की स्थिति होने पर दोनों जिलों के आला अधिकारियों ने जादमपट्टी चौकी पर वार्ता की और यूपी पुलिस के प्रशासन ने बिना रजिस्ट्रेशन के प्रवासी मजदूरों को अपनी सीमा में नहीं लेने की बात कही, जिस पर फिलहाल बिना रजिस्ट्रेशन के श्रमिकों की आवाजाही रोक दी गई है। भरतपुर एसपी हैदर अली जैदी ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा यूपी पुलिस को दिया है। वार्ता में भरतपुर डीएम नथमल डिडेल, मथुरा के सरबतराम मिश्रा, एसएसपी मथुरा डॉक्टर गौरव समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। जैसे डीएम साहब ने भी बताया है, कल 3-4 दिन से ये ऑपरेशन चल रहा है और यहाँ से श्रमिकों का आदान प्रदान जारी है। इसमें मथुरा पुलिस हमारा पूरा सहयोग कर रही है। रात को कुछ इश्यू आया था, कुछ बाहर के श्रमिक थे बिहार के, छत्तीसगढ़ के, जिनको के आदेश के मुताबिक नहीं जाने दिया।
हमने भी अपने उच्च अधिकारियों से बात की थी और अब ये तय किया है कि ये लोग जो है वो ट्रेन से बसों से जाएंगे, तो उनको हमने अपने यहाँ ठहरा दिया है। सुबह कोई इशू हुआ था आपस में जी, तो उसको हमने बैठ के बात कर ली है और जो भी इसमें जो एयरिंग ऑफिसर है उसके खिलाफ कार्रवाई की। खबर कानपुर देहात से है, जहां पर कोरोना वॉरियर्स पर जानलेवा हमला किया गया। कचरा डेरा में दुकानें बंद कराने पहुंची पुलिस टीम पर हमला हुआ। दुकानें बंद करवाते वक्त पुलिस टीम पर डंडे, ईंट, पत्थरों से हमला हुआ। कोरोना वॉरियर्स पर हमले में 3 दरोगा, 2 महिला और 2 पुरुष सिपाही जख्मी हुए। सभी जख्मी कोरोना वॉरियर्स अस्पताल में भर्ती कराए गए, एडमिट हुए हैं। हमले के पीछे इलाके के टॉप 10 अपराधी का नाम आ रहा है सामने। कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली इलाके का यह पूरा मामला है। सात लोगों मेरे पास मेडिकल कराने के लिए आए, जिसमें कांस्टेबल विनोद कुमार, सुखबीर सिंह, एसआई उमेश शर्मा, महिला कांस्टेबल। तो वहीं दिल्ली पुलिस का एएसआई कोरोना पॉजिटिव है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सुरक्षा में तैनात था। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस का एएसआई कोरोना पॉजिटिव निकला है। फिलहाल ये भी एक जानकारी है कि बसपा सुप्रीमो मायावती की सुरक्षा में ये तैनात था, जो कि कोरोना पॉजिटिव निकला है। फिलहाल दिल्ली पुलिस का एएसआई है जो कोरोना पॉजिटिव है और जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक ये बसपा सुप्रीमो मायावती की सुरक्षा में तैनात था। ऐसे में अब स्वास्थ्य प्रशासन की तरफ से तमाम जरूरी एहतियाती जो कदम उठाए जाने हैं वो उठाए जाएंगे और मायावती की सुरक्षा में क्योंकि ये तैनात था, ऐसे में हो सकता है कि स्वास्थ्य जांच का जो दायरा है वो मायावती तक पहुंचे।